हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल छाबड़ा फ्रॉम जैन अकेडमी सीकर। और अभी तक जो अपन ने चैप्टर फर्स्ट जो अपना चल रहा था उसमें अपन ने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। कुछ क्वेश्चंस अपन ने बोर्ड लेवल के भी किए थे, कुछ क्वेश्चन अपन ने नीट लेवल के भी किए थे, कुछ क्वेश्चंस अपन ने आईआईटी लेवल के भी किए थे। ठीक है, तो अब अपना इस चैप्टर का लास्ट और फाइनल टॉपिक आ जाता है जिसको अपन नाम देते हैं गॉस लॉ। ठीक है, गॉस एक साइंटिस्ट था तो इन्होंने भी अपना लॉ दे दिया, तो इसके नाम पे अपन ने बना दिया एक गॉस लॉ। अब गॉस लॉ जो है वो क्या बोलता है वो चीज़ समझो, बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है और बहुत ही क्वेश्चंस को सिंपल बनाने के लिए एक लॉ जो है वो काम में लिया जाता है। कि अपन को गॉस लॉ की हेल्प से अपन करेंगे क्या, पहले समझो। गॉस लॉ की हेल्प से अपन किसी भी क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि नेट फ्लक्स कितना था। अभी तक अपन ने फ्लक्स का जो फॉर्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला पढ़ा था फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर पढ़ा था, ई ए कोस थीटा। तो वहां पर इंटेंसिटी, एरिया, कोस थीटा कुछ लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस होती थी। ठीक है, इसने गॉस ने क्या किया, उस गॉस ने उस फॉर्मूले को थोड़ा सा समराइज किया और एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया। उसकी हेल्प से अपन निकालते वही है फ्लक्स ही अपन निकालेंगे इसके अंदर भी कि किसी भी क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स कितना पास होने वाला है। लेकिन उसने क्या बताया, इसने बोला कि जैसे मान लो मेरे पास में एक क्लोज सरफेस है। ठीक है, क्लोज सरफेस होनी चाहिए सबसे पहले। गॉस लॉ के लिए जो कंडीशंस है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि चार्ज जो है वो क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने मान लिया क्लोज सरफेस है, यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ पे Q3 चार्ज है, यहाँ पे Q4 चार्ज है। एक प्लस का ले लो, कुछ माइनस के ले लेते हैं अपन, जैसे मान लो ये प्लस में हो गया, ये प्लस में हो गया। तो ऐसे चार्जेस यदि इसमें रखे हुए हैं तो इन चार्जेस का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो क्या होगा। ये अपन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पढ़ चुके हैं पहले से। एल्जेब्रिक सम क्या होता है, पढ़ा है पहले अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। एल्जेब्रिक सम होता है कि जितने भी चार्जेस सबको ऐड कर दो। ठीक है, पॉजिटिव में तो पॉजिटिव में जोड़ लो, नेगेटिव में तो नेगेटिव में जोड़ लो, उसको अपन नाम देते हैं एल्जेब्रिक सम। तो इसके अंदर नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज होगा Q1 प्लस का था प्लस Q2, Q3 माइनस का था तो माइनस का Q3, प्लस का Q4 था तो प्लस का Q4। ये इसके अंदर नेट चार्ज था। तो अब यदि इसके अंदर चार्ज रखा हुआ है तो इस क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो इस क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा ये गॉस ने बताया था, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला दिया था। उसने बोला था कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, फाई ई से अपन डिनोट कर देते हैं, फाई से भी कर सकते हैं क्योंकि अपन आगे मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे, उसको फाई बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, वो भी फाई ही होता है, इसलिए अपन ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से ले लिया। तो इसने बोला कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स जो होगा, चाहे तो वो आउटवर्ड हो, पॉजिटिव है तो, और नेगेटिव है तो इनवर्ड हो। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं कि यदि चार्ज पॉजिटिव होता है तो फ्लक्स कैसा होता है, आउटवर्ड, और चार्ज नेगेटिव होता है तो फ्लक्स कैसा होता है, इनवर्ड। ठीक है, तो इसने बोला कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला लिंक फ्लक्स जो होता है वो फ्लक्स क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है उन सारे के सारे चार्जेस का एल्जेब्रिक सम और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के रेशो के इक्वल होता है। समझ में आ रही थी, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला। केवल अपन को चार्ज की वैल्यू पता करनी है कि नेट चार्ज कितना है अंदर, और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की वैल्यू अपन को पता होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है, पहले देख रखी है अपन ने। तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12, और सिग्मा की अपन को पता चल जाएगा कि ये तो सिंपल सी चीज़ है, सिग्मा की तो अपन निकाल सकते हैं। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना होता है, जितने भी चार्जेज हैं उन चार्जेस का क्या कर दो, एल्जेब्रिक सम कर दो। एल्जेब्रिक सम ही क्या हो जाएगा, उसके अंदर नेट चार्ज हो जाएगा। तो ये बताया था गॉस ने कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होता है, क्लोज सरफेस बार बार वर्ड काम में ले रहा हूं मैं क्योंकि गॉस लॉ केवल क्लोज सरफेस पर ही अप्लाई ही होता है। तो किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स जो होता है वो क्लोज सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेज हैं उन सारे के सारे चार्जेस का एल्जेब्रिक सम और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के रेशो के इक्वल होता है। ठीक है, यदि डेफिनेशन बोलना चाहें, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द क्लोज सरफेस इज द रेशियो ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज टू द सरफेस एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो नेट चार्ज जो सरफेस के अंदर इनक्लोज है वो, और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम जो है एप्सिलॉन नॉट, इसके रेशियो के इक्वल क्या होता है, किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स। समझ में आ रही चीज।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला अपने पास में आ गया गॉस लॉ के अकॉर्डिंग सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। अपने पास एक फॉर्मूला और था के का, यदि याद हो तो के होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था। तो यहाँ से यदि मैं 1/एप्सिलॉन नॉट निकालूंगा तो कितना आएगा 4 पाई के, 4 पाई उधर ले जाओ तो 1/एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा 4 पाई के। 1/एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या बोल सकता हूँ 4 पाई के। तो थोड़ा सा और सिंपल फॉर्मूला बन जाता है। सिंपल क्यों बनता है ये बताता हूँ। 4 पाई के 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या पुट कर दिया 4 पाई के और साथ में क्या आ गया सिग्मा क्यू। ये भी अपने पास में गॉस लॉ का एक अल्टरनेट फॉर्मूला आता है। अब ये थोड़ा सिंपल क्यों हुआ वो चीज़ समझना, क्योंकि यहाँ पे तो 8.85 इंटू 10⁻12 से अपन डिवाइड कर रहे थे और यहाँ पे के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9। तो उससे अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है इससे सिंपल हो जाए, हो सकता है इससे सिंपल हो जाए। इन दोनों में से जो भी फॉर्मूला काम में लेना चाहो वो ले सकते हो। दोनों के वेरिएबल एक ही चीज़ है सिग्मा क्यू, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट 4 पाई के कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला तो तब अप्लाई करना है जब कोई मीडियम नहीं है। समझ में आ रही चीज, अभी मीडियम का पंगा हो रहा है। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब इस चार्ज के चारों तरफ कोई मीडियम नहीं है, यानी कि एयर है या वैक्यूम है। यदि मीडियम आ गया तो फिर फॉर्मूला थोड़ा सा ही चेंज हो जाता है। मीडियम के केस में क्या होगा, यदि मीडियम के केस में बात करेंगे तो नेट चार्ज तो कोई चेंज होगा नहीं। नीचे एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की होती है, तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के साथ में क्या आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। परमिटिविटी ऑफ मीडियम आ जाएगा और परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो मीडियम यदि आ गया तो उस केस में फ्लक्स जो होगा वो हो जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। समझ में आ रही चीज़। तो ये अपने पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाता है, यानी कि गॉस लॉ का फॉर्मूला आ जाता है। तो इतना ही है गॉस लॉ। लॉ तो इतना ही है ना, लॉ तो इतना ही है। लेकिन इस लॉ के ऊपर फिर बहुत सारे पॉइंट्स थे, कुछ एप्लीकेशंस भी थी, कुछ क्वेश्चंस भी हैं। तो अपन 1 बाई 1 पहले तो क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या क्या इसके ऊपर बनते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस का मतलब, बड़े क्वेश्चंस तो अपन बाद में क्वेश्चंस की सीरीज के साथ में डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस क्या बनते हैं वो चीज़ समझना। फर्स्ट पॉइंट क्या है, गॉस लॉ इज अप्लीकेबल ओनली फॉर द क्लोज सरफेस। ठीक है, गॉस लॉ जो है वो केवल और केवल किस पे अप्लाई होना है, क्लोज सरफेस पर ही अप्लाई होना है और किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। यदि सरफेस ओपन है, अब मान लो सरफेस ओपन आ गई, तो सरफेस ओपन आ गई तो पहले उस सरफेस को क्लोज बनाना पड़ेगा। ठीक है, और क्लोज बनाने के लिए अपन को एक गाउसियन सरफेस है, जो भी अलग से अपन ने सरफेस बनाई है उसको क्लोज बनाने के लिए उस अलग से सरफेस को अपन नाम देते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट अपना ये हो गया कि जो चार्ज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए, चार्ज बाहर नहीं होना चाहिए। यदि बाहर है चार्ज तो पहले उसको क्लोज सरफेस में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड क्या होता है, गॉस लॉ वहीं अप्लाई होता है जहां पर कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ अप्लाई होता है। कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, जहां पे कूलम्ब का इनवर्स स्क्वायर लॉ, कूलम्ब का इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या था, फोर्स इनवर्सली क्या था आर स्क्वायर। तो जहां पर फोर्स इनवर्सली आर स्क्वायर होता है वहां पर ही गॉस लॉ अप्लाई होगा। यानी कि जहां पर फोर्स इनवर्सली आर क्यूब हो गया या आर ही हो गया तो उस कंडीशन में यहाँ पर गॉस लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो सीधा सीधा अपन ये बोल सकते हैं जहां पर कूलम्ब लॉ अप्लाई होता है वहीं पर गॉस लॉ अप्लाई होता है। ठीक है, तो जहां पर कूलम्ब लॉ अप्लाई होगा वहीं पर गॉस लॉ अप्लाई होता है। क्लियर, ये अपना इसका सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट देखो क्या है, यदि क्लोज सरफेस जो है उस क्लोज सरफेस के अंदर, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये एज ए क्वेश्चन है, थ्योरी का पॉइंट नहीं है। थ्योरी केवल इतनी थी इसकी यहाँ तक की। ठीक है, कि थ्योरी इतनी है, बाकी जो भी मैं बोल रहा हूँ सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। थर्ड पॉइंट क्या था कि यदि क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो हो। ठीक है, नेट चार्ज जीरो होने का मतलब जैसे मान लो एक क्लोज सरफेस थी। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी के अंदर, नीट के अंदर, बोर्ड के अंदर। इस क्लोज सरफेस के अंदर मैंने मान लिया कि मैंने 1 माइक्रो कूलम्ब के 3 इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिए। ठीक है, मैंने मान लिया कि मैंने 1 माइक्रो कूलम्ब जो है उस 1 माइक्रो कूलम्ब के 3 इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है यहाँ पे रख दिए। ठीक है, ये 1 माइक्रो कूलम्ब डाइपोल समझते हो कि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ठीक है, ये 1 माइक्रो कूलम्ब और ये माइनस का 1 माइक्रो कूलम्ब।
ठीक है। तो ऐसे मैंने इसमें 3 इलेक्ट्रिक, अब कंफ्यूज करने के लिए क्या दे सकते हैं, डाइपोल का चार्ज 1 माइक्रोगुलाम है, डाइपोल की लेंथ जो है वो 1 माइक्रोमीटर है, और ऐसे है वैसे है फलान है ढिकान है, और ये पूछ लिया जाए कि इस क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स कितना होगा, कितना होगा, क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, प्लस का 1 माइनस का 1 0, प्लस का 1 माइनस का 1 0, प्लस का 1 माइनस का 1 0, नेट चार्ज कितना हुआ 0, नेट चार्ज 0 हुआ तो फ्लक्स भी कितना होगा 0 होगा, ठीक है। तो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर चाहे कितने भी डाइपोल रख दिए जाए, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि 500 डाइपोल रख दिए, 1000 डाइपोल रख दिए, 100 डाइपोल रख दिए, 1 डाइपोल रख दिया, तो इस क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स कितना पास होगा, तो ये अपन को कैसे पता चलेगा, नेट चार्ज निकाल लो, नेट चार्ज की वैल्यू जितनी आ रही है, यदि नेट चार्ज 0 आ रहा है तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि क्लोज सरफेस के अंदर यदि नेट चार्ज बनता है तभी फ्लक्स पास होगा, यदि नेट चार्ज नहीं आ रहा है तो फ्लक्स पास नहीं होगा, ठीक है। ये इसका थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट समझो कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स जो है वो नेट फ्लक्स क्लोज सरफेस की शेप पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। शेप का मतलब जैसे मान लो एक तो मेरे पास में स्फीयर है, उसमें चार्ज रखा है क्यूब, रख दिया। एक मेरे पास में एक तरह से ट्राइंगुलर शेप का मान लो क्यूब है, ट्राइंगुलर शेप का एक ऑब्जेक्ट है, उस पर मैंने क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है। एक मान लो अपने पास में क्यूब था, उस क्यूब के अंदर मैंने क्यू चार्ज रख दिया। अब मुझे पता लगाना है कि इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना पास होगा, कितना होगा, क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है क्यू, और परमिटिव एटम कितनी होगी एप्सिलॉन नॉट, नेट चार्ज कितना हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इससे भी कितना फ्लक्स पास होगा, वही चार्ज क्यू है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इससे भी कितना फ्लक्स पास होगा, चार्ज क्यू है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through the closed surface does not depend on the shape of the surface, ठीक है, does not depend on the shape of the surface, यानी कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो उस क्लोज सरफेस की शेप पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में आता है कि साइज पे डिपेंड करता है या नहीं करता। साइज पे कैसे, जैसे मान लो मैंने एक तो छोटा सा स्फीयर लिया जिसमें क्यू चार्ज रखा, एक थोड़ा इससे बड़ा स्फीयर लिया जिसमें क्यू चार्ज रखा, एक इससे भी बड़ा स्फीयर ले लिया जिसमें क्यू चार्ज रख दिया। इससे कितना फ्लक्स पास होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इससे कितना होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इससे कितना होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या फ्लक्स की वैल्यू चेंज हुई, चेंज नहीं हुई, फ्लक्स की वैल्यू उतनी ही रही, चाहे वो छोटा स्फीयर था, चाहे वो बड़ा था, चाहे बहुत बड़ा था। तो फ्लक्स की वैल्यू जो है वो क्लोज सरफेस की साइज पे डिपेंड नहीं करती है, ना तो शेप पे करती है, ना साइज पे डिपेंड करती है। अब ये पॉइंट क्यों बताया गया, क्योंकि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई स्फीयर है, उस स्फीयर की रेडियस 1 सेंटीमीटर है, उसमें क्यू कूलाम चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो उससे फ्लक्स जो है वो पास हो रहा है, ठीक है। यदि स्फीयर की रेडियस को डबल कर दिया जाए तो कितना फ्लक्स पास होगा, तो स्फीयर की रेडियस को चाहे डबल कर दो चाहे ट्रिपल कर दो, यदि अपन ने अंदर वाले चार्ज को नहीं छेड़ा है तो फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, चाहे तो स्फीयर की साइज को चेंज करो, चाहे उस स्फीयर की शेप को चेंज कर दो, ठीक है। यदि चार्ज की वैल्यू उसके अंदर सेम है, अपन ने चार्ज को नहीं छेड़ा है, तो उस कंडीशन में फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। फ्लक्स पे इफेक्ट तभी आएगा जब सिग्मा क्यू की वैल्यू चेंज होगी। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, वो तो केवल मीडियम पे डिपेंड करता है, वो शेप साइज इन सब पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि यदि किसी स्फीयर की रेडियस इतनी है और उसमें इतना क्यू चार्ज रखा हुआ है, यदि स्फीयर की रेडियस को डबल कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, तो उसमें फ्लक्स की वैल्यू पे क्या इफेक्ट आएगा, तो फ्लक्स की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चन लोग बाग कैसे कर देते हैं वो मैं समझाता हूँ कि गलती कहाँ करते हैं कि फाई इक्वल्स टू ई इंटू ए फॉर्मूला लगा देते हैं, लगा दिया, जैसे ही रेडियस को डबल किया तो एरिया कितना टाइम्स हो गया 4 टाइम्स, एरिया 4 टाइम्स हो गया तो फ्लक्स बोल देते हैं 4 टाइम्स हो गया, वहीं गलत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है, देखो दोनों फॉर्मूले फ्लक्स के हैं। यदि बात करें अपन ये कोस थीटा और सिग्मा क्यूब एप्सिलॉन नॉट, दोनों के दोनों फॉर्मूले किसके हैं, फ्लक्स के हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी आया इसी फॉर्मूले से ही है, ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर इंटेंसिटी आ रही है और इस फॉर्मूले में चार्ज आ रहा है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि फॉर्मूला फ्लक्स निकालते टाइम ये काम में लें या फिर ये वाला काम में लें, ठीक है। तो जब अब ध्यान का रखना है, जब कोई भी क्लोज सरफेस जो है वो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है, यानी कि अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड के डेटा दे रखे हैं, तब तो अपन को फॉर्मूला ये काम में लेना है।
और किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर यदि चार्ज रखा हुआ है तो अपन को फॉर्मूला ये वाला काम में लेना है। समझ में आ रही चीज? यानी कि अब शॉर्ट में चीज ध्यान रख लो, यदि न्यूमेरिकल्स के अंदर जब न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल्स में फ्लक्स पूछा गया है, ठीक है, फ्लक्स पूछ लिया, अब कंफ्यूज ये है कि ये काम में ले कि ये काम में ले, ठीक है, तो कैसे दूर करोगे कंफ्यूजन? यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है तब तो फॉर्मूला ये वाला काम में ले लो, ठीक है, और यदि चार्ज की वैल्यू दे रखी है तो फिर फॉर्मूला ये वाला काम में ले लो। समझ में आ रही चीज? बस सिंपल सी चीज है, चार्ज दे रखा है तो दोनों ही फॉर्मूले सही हैं, गलत कोई सा ही नहीं है, और दोनों फॉर्मूले काम आते हैं, बहुत जगह काम में आते हैं। फ्लक्स निकालने के लिए दोनों फॉर्मूले ही अपन काम में लेते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा होगा तो ये काम में लेंगे, और जब चार्ज दे रखा होगा तो ये वाला फॉर्मूला अपन काम में लेंगे। क्लियर? तो अब अपने पास में ये आ गया। हाँ, मैं ये बता रहा था कि साइज पर डिपेंड नहीं करता, तो यदि उस फॉर्मूले से देखोगे तो जैसे रेडियस को डबल करोगे एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, और अपन बोल देंगे फ्लक्स भी 4 टाइम्स हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा, ठीक है, जो गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि केवल और केवल चार्ज पे डिपेंड कर रहा है कि उसके अंदर क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज जो है वो कितना है, वो केवल नेट चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, वो क्लोज सरफेस के एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर? तो ना तो शेप पे डिपेंड कर रहा है ना साइज पे डिपेंड कर रहा है, और देखो और किस पे कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट अपने पास में आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर भी डिपेंड नहीं करता। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या बीमारी है उसको समझो। जैसे एक स्फीयर था, दूसरा स्फीयर था, तीसरा स्फीयर था, थे तीनों स्फीयर, ठीक है, तरबूज है, कोई खाना चाहे खा सकता है, तरबूज की याद आ गई सर, तरबूज, मम्मी तरबूज लाओ। चलो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में क्या होगा, एक क्यू चार्ज यहाँ रखा है, Q/2 चार्ज यहाँ रखे हैं, और ये मान लो 2Q और -Q चार्ज यहाँ रखा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इससे कितना फ्लक्स पास होगा, Q/ε0। इससे कितना होगा सोचो, टोटल करना है चार्ज का टोटल कितना होगा, Q/2 + Q/2 कितना होगा, Q, तो ये भी क्या होगा, Q/ε0। इससे कितना होगा, 2Q - Q कितना बचेगा, Q, तो ये भी कितना होगा, Q/ε0। इसका मतलब किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। अपन को केवल ये देखना है अंदर टोटल चार्ज कितना है, चाहे वो 1 में हो, चाहे वो 2 में हो, चाहे वो 4 में हो, चाहे वो इनफाइनाइट में हो। यदि टोटल चार्ज की वैल्यू सेम है तो फ्लक्स की वैल्यू भी सेम ही रहेगी, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्लोज सरफेस थी, ठीक है, इसमें Q चार्ज यहाँ रखा था सेंटर पे, फिर मैं इस क्लोज चार्ज को चलाता गया इसी क्लोज सरफेस में और यहाँ ले आया, ठीक है, लेकिन अंदर ही है। फिर इस चार्ज को चलाया मैं यहाँ पे ले आया, ठीक है, तो क्या फ्लक्स में वो चेंज होगा, इस क्लोज सरफेस से पास होने वाली फ्लक्स में वो चेंज होगा कि नहीं होगा। इससे कितना फ्लक्स पास होगा, अंदर कितना चार्ज है Q, इसमें भी अंदर कितना है Q, इसमें भी अंदर कितना है Q, यानी कि क्लोज सरफेस की अंदर चार्ज की लोकेशन के ऊपर फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड नहीं करती कि चार्ज कहाँ पे लोकेट है, उस कहाँ पर लोकेट है, जब तक वो अंदर है तब तक वो डिपेंड नहीं। हाँ, सरफेस पे आ गया तो बात अलग है, जब तक वो अंदर है तब तक क्लोज सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू जो है वो चार्ज की लोकेशन पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि पहले सेंटर पे रखा था, ठीक है, सेंटर से मान लो मैं r/2 डिस्टेंस पे ले गया, तो सेंटर से जब r/2 डिस्टेंस पे ले गए तो फ्लक्स की वैल्यू आग जो है वो कितनी हो जाएगी, या कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी कि उतनी रहेगी। तो कहीं भी चले जाओ क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए, अंदर चाहे यहाँ सेंटर पर रखो, चाहे इधर रखो, चाहे इधर रखो, चाहे और कहीं रखो, फ्लक्स की वैल्यू जब तक चेंज नहीं होगी, जब तक क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज की वैल्यू को अपन ने चेंज नहीं किया है। यदि नेट चार्ज की वैल्यू चेंज कर दी तो ही फ्लक्स चेंज होगा, नहीं तो अदरवाइज फ्लक्स जो है वो हमेशा कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट ही रहेगा। चाहे तो शेप चेंज कर दो, चाहे साइज चेंज कर दो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दो, चाहे लोकेशन चेंज कर दो, फ्लक्स की वैल्यू जो है वो उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसके अंदर आता है कि क्लोज सरफेस है, ये मान लो क्लोज सरफेस है, यहाँ पे Q चार्ज रखा है, ठीक है, और इसके बाहर की तरफ एक Q1 चार्ज मान लो, Q2 चार्ज मान लो, ऐसे चार्जेज और रखे हैं, ठीक है। तो अब ये पूछा गया कि इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, कितना होगा। क्या बाहर वाले चार्ज पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। मैंने एक चीज़ बोली थी कि गॉस लॉ केवल और केवल क्लोज सरफेस पर ही अप्लीकेबल है, तो जब क्लोज सरफेस पर ही अप्लीकेबल है तो उसके बाहर क्या है इसको कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा,
Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन द सराउंडिंग चार्जेस, कि इस क्लोज सरफेस के सराउंडिंग कौन कौन से चार्जेस रखे हुए हैं इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। बाहर कितने भी चार्ज रखा हो, क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जो है वो इतना ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चन ही है, ये ऐसा नहीं कि कोई थ्योरी के पॉइंट्स है, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब देखो इसके अंदर और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। ये अपना गो स्लो कंप्लीट हो गया, कुछ नोट करना है वो आराम से नोट कर सकते हो आप पॉज करके। और अब अपन आगे देखते हैं उसको, देखो तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। चलो हाँ, ये मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है, तेरे जैसा यार कहाँ। बहुत ही अच्छा सॉन्ग लगता है, मैं दिन में 1-2 बार इसको सुन ही लेता हूँ, इसलिए मेरे मुंह पे हमेशा वही रहता है। तुम लोग सोचते होंगे सर को कोई गाना नहीं आता आते तो बहुत है, लेकिन क्या है कि इस सॉन्ग को मैं 1-2 बार दिन में सुन लेता हूँ, इसलिए मैं मेरे मुंह पे रहता ही ये सॉन्ग। और सही एक चीज़ बताऊँ तो मेरे मोबाइल की रिंगटोन भी यही है, यही तेरे जैसा यार। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर। अब कुछ क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यदि अपन बात करें क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और बहुत ही सच्चे क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, वो चीज़ समझना। अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, और थोड़ा सा समझने वाली चीज़ भी है, और हो सकता है कि कुछ कन्फ्यूजन भी रह जाए तुम्हारे, तो कन्फ्यूजन रह जाए तो मुझसे इंडिविजुअल पूछ सकते हो, क्योंकि अच्छा पॉइंट है, मैं कोशिश करूँगा समझाने की पूरी। जैसे मान लो ये मेरे पास में क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब के साइड वाइड कुछ भी होगी, इससे अपन को मतलब नहीं है, सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, पहले तो क्यूब के बारे में देखो, एक क्यूब के कितने कॉर्नर? 8 कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 तो कॉर्नर होते हैं क्यूब के। फेस कितने होते हैं क्यूब के? फेस कितने होंगे? 6 कैसे होंगे, समझने की क्वेश्चन। जैसे ये क्यूब है मान लो, ठीक है, ये क्यूब है, मैं तुम्हारे लिए कुछ क्यूब लेकर आया था, मुझे जैसे मिले वैसे। ये क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब के कॉर्नर्स तो कितने हुए? 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गए। सरफेसेस कितनी हुई, यानी फेस कितने हो गए? 1 2 3 4 तो ये हो गए, 5 6 फेस। तो एक क्यूब के 8 कॉर्नर्स और 6 फेसेस। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा है, तो इस पूरे क्यूब से फ्लक्स पास होगा, भी फ्लक्स पास होगा पूरे क्यूब से। तो मैं यदि फ्लक्स को पास करवाऊँ पूरे क्यूब से, तो पूरे क्यूब से मान लो इस तरह से फ्लक्स जो है वो पास होगा, ऐसे। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगा, नेगेटिव है तो इनवर्ड होगा, तो अपन एक बार पॉजिटिव मान लिया, तो ऐसे फ्लक्स पास होगा। तो मुझे निकालना है कि इस क्यूब से कितना नेट फ्लक्स पास होगा। तो इसमें चार्ज दे रखा है, चार्ज दे रखा, तो अपना फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू कितना है इसमें अंदर, नेट चार्ज कितना है? क्यू, तो फ्लक्स कितना पास होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो कितना है? पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स है। सिंपल सा पॉइंट था, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस पूरे क्यूब से इतना फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। लेकिन मुझसे ये पूछा जाए कि इस क्यूब की एक फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, एक फेस से। अभी अपन ने बोला क्यूब की कितनी फेस? 6। सरफेस बोल दो, फेस बोल दो। तो क्यूब की 6 फेस होती है, 6 फेस से इतना फ्लक्स पास हो रहा है। भी ये जो फ्लक्स पास हुआ कितने से हुआ? ये अपन ने बनाया था। कितनी सरफेस काम में आ रही है इसमें? 6 ही सरफेस होती है, 6 काम में आ रही है, 6 के 6 से फ्लक्स पास हो रहा है। तो 6 फेस से इतना फ्लक्स पास हो रहा है, तो 1 से कितना होगा? क्या 1 से Q/6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा? समझ में आई कि नहीं है? ये चीज़ अच्छी चीज़ है कि पूरे क्यूब से तो इतना फ्लक्स पास होगा। तो अपन गॉस लॉ से पढ़ लेते हैं कि क्यूब एप्सिलॉन नॉट होता है। तो पूरे क्यूब से इतना फ्लक्स पास हो रहा है, लेकिन अपन को ये देखना है कि इस फ्लक्स को पास करने में इस क्यूब की कितनी फेस काम में आ रही है। कितनी फेस काम में आ रही है? 6 फेस होती है, 6 पूरी की पूरी काम में आ रही है। कोई सी भी ऐसी फेस नहीं है जिससे फ्लक्स पास नहीं हो रहा हो।
भी सेंटर पे चार्ज रखा है तो चारों तरफ ही फोर्स लाइंस निकलेगी। जब चारों तरफ निकलेगी तो क्या होगा, छहों की छहों सरफेसेस से क्या होगा, फ्लक्स पास होगा। तो जब छहों की छहों सरफेसेस से इतना फ्लक्स पास हो रहा है तो एक फेस से कितना होगा, इतना, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहाँ तक? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जैसे मान लो यही अपने पास में क्यूब था ऐसा, ठीक है, ये अपन ने मान लिया कि ये अपने पास में कोई क्यूब है इस तरह से, बहुत ही सुंदर सा छोटा सा प्यारा सा लाड़ दुराला सा लाडेसर है अपना सबका, ये क्यूब है। इस क्यूब में ये मैंने क्यूब बना दिया, बहुत ही अच्छा क्यूब बना है, ठीक है, कोई साइड बड़ी हो रही है कोई छोटी हो रही है। चलो, इस क्यूब के कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से सेंटर से उठाया और कॉर्नर पे ले आया, ठीक है। कॉर्नर पे यदि क्यू चार्ज रखा है तो अब अपन को निकालना है कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, एक तो वही निकालना है, और दूसरा इसकी साइड से यानी कि एक फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। दो चीज़ें अपन को निकालनी है। अब इसको समझने की कोशिश करना, बहुत ही अच्छा चीज़ है। गॉस लॉ ने ये बोला था कि कोई भी गॉस लॉ जब भी तभी एप्लीकेबल होगा जब चार्ज जो होगा वो कैसा होगा, क्लोज सरफेस के अंदर होगा, ठीक है। क्या अभी चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है? नहीं है। अभी चार्ज कहाँ पहुँच गया, कॉर्नर पे पहुँच गया। जब वो चार्ज कॉर्नर पे पहुँच गया तो इसका कुछ हिस्सा तो क्लोज सरफेस के अंदर है और कुछ हिस्सा क्लोज सरफेस के बाहर है ऐसा। तो पहले तो मुझे इस चार्ज को क्लोज सरफेस में लाना पड़ेगा। क्लोज सरफेस में लाने के लिए मुझे इसके चारों तरफ जो भी सरफेसेस बनानी पड़ेगी उसको अपन नाम देते हैं गॉसियन सरफेस। ये नाम दे दिया था अपन ने पहले भी कि क्लोज सरफेस में लाने के लिए चार्ज के चारों तरफ बनाई गई जो सरफेसेस होती है उसको अपन नाम देते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि इस क्लोज सरफेस के चारों तरफ जब गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी तो कितनी गॉसियन सरफेस अपन को बनानी पड़ेगी, वो चीज़ अपन को देखनी है, ठीक है। इस कॉर्नर को यदि मुझे सेंटर में लाना है तो मुझे इसके चारों तरफ क्यूब्स लगाने पड़ेंगे। एक क्यूब तो ये है, इस कॉर्नर को यदि मुझे सेंटर में लाना है, क्लोज सरफेस में लाना है, तो मुझे इसके चारों तरफ क्यूब लगाने पड़ेंगे। इस चार्ज को सेंटर में लाने के लिए मुझे कितने क्यूब्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये चीज़ सोचनी है बस। इस चार्ज को सेंटर में लाने के लिए मुझे इसके चारों तरफ कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट होगी, ये चीज़ सोचनी है। अब इसको समझना कैसे होगा। जैसे ये क्यूब था, ठीक है, ऐसे रखा हुआ था, ऐसे मान लो ऐसे, ये क्यूब था, इसके यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है, यहाँ इस कॉर्नर पे ऐसे, ठीक है, इस कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, मुझे इसको सेंटर में लाना है। तो मैं क्या करूँगा, एक तो इसके इधर क्यूब लगा दूंगा, लगा दिया इसके इधर, ठीक है, गिर जाएगा, टिक नहीं रहा। तो ऐसे ये मान लो यहाँ इस कॉर्नर पे रखा हुआ था, तो एक तो मैंने क्या किया, इसके इधर क्यूब लगा दिया, एक मैंने इसके इधर क्यूब लगा दिया। इस कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ था अपना, ठीक है, फिर से देखना, इस कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ था, एक तो मैंने इधर क्यूब लगा दिया, एक मैंने इधर क्यूब लगा दिया। अब डब्बे खत्म हो गए एक मैंने क्यूब इधर लगा दूंगा तो क्या चार्ज सेंटर में आ गया? नहीं आया। अभी तो ऊपर वाला हिस्सा भी है इसके, ठीक है, कुछ चार्ज इधर भी निकला हुआ था, कुछ इधर भी निकला हुआ था, कुछ इधर भी था, कुछ ऊपर भी तो था, भी चार्ज ऊपर भी तो है इसमें, थोड़ा बहुत ऊपर भी तो निकला हुआ है। तो साइड वाला तो अपन ने कवर कर दिया, ठीक है, एक मान लो यहाँ आ गया, इस तरह से 4 हो गए। ऐसे कि ऐसे 4 के 4 क्यूब इसके ऊपर और लाके मैं रख दूंगा तो क्या चार्ज सेंटर में आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। भाई ये चार्ज जो है, ये समझो, ये ऐसे आ गया, ये 4th क्यूब अपना आ गया, चार्ज नीचे से तो सेंटर में आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके साथ में जैसे 4 क्यूब है, इन चारों क्यूबों के ऊपर ऐसे के ऐसे 4 क्यूब और रखने पड़ेंगे। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 8 क्यूब, तब जाके चार्ज जो सेंटर में आएगा। अब ये चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है? अब मैं इसको जितने अच्छे से समझा सकता था मैंने पूरी कोशिश करी है समझाने की। अब इसको समझना, तो डायग्राम से यदि बनाना चाहो तो डायग्राम से भी शो कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि जैसे मान लो एक क्यूब तो इसके इधर आ जाएगा, एक क्यूब इसके पीछे जाएगा, चला जाएगा इस तरह से, ठीक है, एक क्यूब इसके इधर आएगा, आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ऐसे कितने हो गए? 1 2 3 4, और ऐसे कैसे 4 क्यूब इसके ऊपर हो आएंगे, तभी तो सेंटर में आएगा। तो टोटल मिला के कितने क्यूब हो गए? 8 क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा?
अब 8 तो क्यूब है, अब 8 को अपन क्या मान सकते हैं, एक बड़ा क्यूब मान सकते हैं। तो पूरे की पूरे 8 क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। भी 8 क्यूब के अंदर कितना चार्ज है, क्यू ही तो है, 8 क्यूबों के अंदर क्यू चार्ज आ गया, तो क्यू चार्ज है तो उस 8 क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अपन को तो किससे निकालना है, इस एक से ही निकालना है। तो 8 क्यूब से यदि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास होता है तो 1 से कितना होगा, 1 से हो जाएगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ये चीज जो है वो ही अपन को समझानी थी कि 1 क्यूब से इतना फ्लक्स पास होगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। इस चार्ज को सेंटर में लाने के लिए मुझे 8 क्यूब की रिक्वायरमेंट हुई और 8 क्यूब से जो फ्लक्स पास हुआ वो हुआ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 से कितना होगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ये तो 1 क्यूब से फ्लक्स पास हुआ। अब मुझे निकालना है कि एक फेज से कितना होगा। ये और मजेदार चीज है और समझो, ऐसा नहीं है कि 8 से इतना, 1 क्यूब से इतना हो रहा है, 1 क्यूब में 6 फेस है तो अपन बोल देंगे क्यू बाई 6 इंटू 8 एप्सिलॉन नॉट। गलत हो जाएगा, कैसे, वो चीज़ समझना। ये चार्ज यहाँ कॉर्नर पे रखा हुआ था, इस कॉर्नर पे। जब ये चार्ज इस कॉर्नर पे रखा हुआ था तो क्या इस सरफेस से फ्लक्स पास होगा, नहीं होगा। इस सरफेस से नहीं होगा, इस सरफेस से नहीं होगा, क्योंकि जब चार्ज कॉर्नर पे रखा हुआ है तो इस सरफेस के पास में जो फोर्स लाइन निकलेगी वो या तो नीचे की तरफ जाएगी, भी नीचे यदि चार्ज है, जैसे ये चार्ज, ये नीचे वाला हिस्सा जो था वो तो नीचे फोर्स लाइन को निकाल देगा, इधर वाला इधर निकाल देगा, ऊपर वाला ऊपर निकाल देगा, इसके पैरेलल है वो पैरेलल निकालेगा। अब पैरेलल यदि फोर्स लाइन निकलेगी तो इसके अंदर से तो पास नहीं होगी, यानी कि इस सरफेस से कोई फोर्स लाइन पास नहीं होगी, इससे भी पास नहीं होगी, इससे भी पास नहीं होगी, यानी कि इन तीनों सरफेसेस से कोई फोर्स लाइन पास नहीं होगी। तो फिर होगी किनसे, बाकी की बची हुई 3 से हो जाएगी। तो बाकी की बची हुई 3 से होगी। तो ये जो इतना फ्लक्स पास हो रहा है वो कितनी सरफेसेस से पास हो रहा है, 3 से, ठीक है, क्योंकि 3 तो काम ही नहीं आ रही, ठीक है, 3 काम नहीं आ रही तो 3 से हो रहा है। तो इतना फ्लक्स 3 फेज से पास हो रहा है, तो एक फेज से कितना होगा, एक फेज से हो जाएगा क्यू बाई 3 इंटू 8 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई या नहीं है। अब इसको सीधा सीधा एक चीज़ ध्यान रख लो, यदि कन्फ्यूजन है तो, कि चार्ज जितनी फेज को टच करता है उतनी फेज से कभी भी फ्लक्स पास नहीं होता है, बस ये चीज़ ध्यान रखो। फिलहाल कितनी फेज को टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है और इसके पीछे वाले को टच कर रहा है, 3 को टच कर रहा है, तो 3 से कभी फ्लक्स पास नहीं होगा, बाकी 3 से हो रहा है। तो ये जो फ्लक्स पास हो रहा है वो 3 फेज से हो रहा है, तो 1 से कितना होगा, क्यू बाई 3 इंटू 8 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि कितना आ जाएगा इसका आंसर, यदि अपन लिखना चाहे तो आंसर आ जाएगा क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर है। अब मान लो चार्ज जो मैंने रख दिया, अब कॉर्नर से भी चार्ज को उठाओ, ठीक है, सब क्वेश्चन आए हुए हैं और कुछ नहीं है ये, ठीक है। आईआईटी में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, नेट में पूछे गए हैं, बोर्ड लेवल पे ही पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी तो याद रखना चाहो याद रख लो, समझना चाहो समझ लो कि चार्ज जो है वो मैंने किसी एक फेस के सेंटर पे रख दिया इस तरह से, ठीक है। तो चार्ज जब फेस के सेंटर पे है तो इस क्यूब से वही दो चीज़ें निकालनी है, एक तो क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा और एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, दो चीज़ें अपन को निकालनी है, ठीक है। अब समझो इसको कि जैसे मान लो ये चार्ज इसके क्यूब के यहाँ पर फेस के सेंटर में रख दिया, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, यहाँ चार्ज रख दिया, तो यहाँ रख दिया तो इसका कुछ तो अंदर हिस्सा होगा कुछ बाहर हिस्सा होगा। अब मुझे इस चार्ज को सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक क्यूब और लगा दो, आ गया चार्ज सेंटर में। इस दोनों क्यूब से जो फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक से कितना होगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई चीज। तो एक फेस से जो फ्लक्स पास हो, एक क्यूब से जो फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो एक क्यूब से फ्लक्स पास होगा। एक फेस से कितना होगा, कौन सी फेस इसमें फ्लक्स जो है वो क्या सारी फेसेस से पास होगा या कोई फेस ऐसी भी होगी जिससे पास नहीं होगा। एक फेस ऐसी होगी क्योंकि कितनी फेस को टच कर रहा है, ये केवल एक को ही कर रहा है, इस वाली को, बाकी किसी को टच नहीं कर रहा, यानी कि इस एक फेस से फ्लक्स पास नहीं होगा। यानी कि ये जो फ्लक्स पास हुआ हो कितनी फेस से पास हुआ है, 5 से, ठीक है, 5 से पास हुआ है, क्योंकि टोटल 6 होती है, एक से पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब 5 से इतना हो रहा है। तो जब 5 से इतना हो रहा है तो एक से कितना होगा, एक फेस से जो फ्लक्स पास होगा वो हो जाएगा क्यू बाई 5 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रही चीज। और इसको आगे सोल्व करेंगे तो जब आगे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू बाई 10 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये अपने क्यूब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस अपने यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। बाकी इसके अंदर गॉस लॉ जो है वो ऐसे ही इसके अंदर बहुत सारे और क्वेश्चंस बनते हैं, तो और क्वेश्चंस अपन देख लेंगे इसके अंदर।
फिलहाल ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जो अपन ने सारे सब 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं कि यदि सेंटर पर रखा है तो कितना फ्लक्स पास होगा, क्यूब से कितना होगा, एक फेज से कितना होगा, कॉर्नर पर रखा है तो क्यूब से कितना होगा, एक फेज से कितना होगा, और यदि फेज सेंटर पर रखा है तो क्यूब से कितना होगा, फेज से कितना होगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस है। बस एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि एक तो चार्ज को सेंटर में लाने के लिए कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट है। कॉर्नर में रखा है तो 8 क्यूब से सेंटर में आएगा, फेस के सेंटर पे रखा है तो 2 क्यूब से ही आ जाएगा। ठीक है, और भी चलो एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ, याद आ गया एक क्वेश्चन और। एक क्वेश्चन ऐसा है, करने की कोशिश करना कि मान लो ये क्यूब था, ठीक है, इसको आप खुद ट्राई करना, बहुत ही सुंदर क्यूब बन रहा था, ये ऐसे था क्यूब, ठीक है, और चार्ज इसके एज के सेंटर में यहाँ रखा है इस तरह से। तो अब ये पता लगाना है वही क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा और फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, ये दो चीज़ अपन को देखनी है। ठीक है, करने की कोशिश करना। तो यदि सेंटर में, इसके सेंटर में रखा है, कॉर्नर पे रखा है, तब तो 8 क्यूब की रिक्वायरमेंट होगी, तो क्यूब बाई 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1 से। और यहाँ फेस के सेंटर में रखा है तो 1 ही क्यूब और चाहिएगा ऊपर लगाने के लिए, तो 2 से कितना फ्लक्स पास होगा, क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 से कितना होगा, क्यूब बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ रखा है तो कितने क्यूब की जरूरत होगी, सोचो, एक तो इसके इधर और 2 इसके ऊपर, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, 4 भी, एक तो इधर लगा दिया। ठीक है, ऐसे रखा हुआ है इस तरह से, जैसे ये ऐसे था और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ रख दिया, तो एक तो मैंने इसके इधर लगा दिया ऐसे, और 2 इसके ऊपर और आ जाएंगे, तो ये 4 सेंटर में आ जाएगा। तो यानी कुल मिला के 4 हो जाएंगे, तो 4 से फ्लक्स पास होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, 1 से कितना होगा, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। फिर कितनी फेज से काम आएगी, 2 फेज से फ्लक्स पास नहीं होगा, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 को टच कर रहा है चार्ज, तो इन 2 फेसेस से फ्लक्स पास नहीं होगा, तो बाकी 4 से होगा। ठीक है, तो करने की कोशिश करना। तो ये सारी चीज़ें अपनी यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो गई है। गॉस लॉ से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस थे वो अपने सारे देख लिए हैं, बाकी इसके अंदर और कोई छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं नहीं। बाकी आप अपना गॉस लॉ से, एक तो प्रूफ ऑफ गॉस लॉ है और उसके बाद में एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ है, तो मैक्सिमम 2 या 3 दिन का अपना चैप्टर जो है वो और बच रहा है, बाकी चैप्टर ऑलमोस्ट जो खत्म सा हो गया है। तो ऐसे ही इन सब चीज़ों को तैयार करते रहो और जो भी डाउट्स हो वो डाउट पूछते रहो, और मैक्सिमम अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स में कोई यदि है तो उनको चैनल के बारे में बताते रहो, ताकि वो भी इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते रहें, तुम भी फ़ायदा उठाओ और औरों को भी उठवाओ, ताकि तुम्हारा भी भला हो और औरों का भी भला हो। ठीक है, तो इस तरह से, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहो इन सब चीज़ों को। बाकी अपन कल फिर एक नए वीडियो के साथ में मिलेंगे, तब तक ऑल द बेस्ट।